हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जान लेते हैं। चेंजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज। देखिए, हम लोग डिफरेंस देखते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है और जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। फिजिकल चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, और जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और डिफरेंस देखते हैं। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती हैं, जैसे कि उसका शेप चेंज होगा, उसकी साइज चेंज होगी। बट जो केमिकल चेंज होंगी, केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। फिजिकल चेंज का एग्जांपल आइस है, और ये देखिए चेंज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये सब फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं। केमिकल चेंज के क्या एग्जांपल हैं? डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, ये हमारे केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होती है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म हो, तो हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए, एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, एलपीजी, ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? देखिए, कुछ चेंजेस हैं जिससे हम लोग जानेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये देखिए, जब कभी स्टेट में चेंज आए तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब कभी उसके कलर में चेंज आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तो हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय अ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व इन इट केमिकल इक्वेशन। मतलब कि केमिकल इक्वेशन वो होती है, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम लोगों ने Mg से डिनोट किया, तो जब कभी एलिमेंट्स के सिंबल से उसको डिनोट करते हैं तो वो हो जाती केमिकल इक्वेशन। अब जैसे हम लोगों ने ए और बी को कंबाइंड किया तो हमारा क्या बना? सी और डी। और जो ए बी है इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलेंगे। जो आर एच एस साइड होंगी वो प्रोडक्ट होंगे, और जो एल एच एस साइड होंगे वो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे। ए बी हमारा रिएक्टेंट्स है और सी डी हमारा प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिए, एम जी प्लस O2 को कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जो हमारे LHS साइड हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और जो RHS साइड प्रोडक्ट बना है ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखिए, द केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ all the atom in the reactants and products is called balancing of chemical equation। जितने नंबर ऑफ एटम LHS साइड होंगे
उतने ही नंबर ऑफ एटम RHS साइड भी होंगे, तब हम लोग समझेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस्ड है। अब हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में वो क्या बोल रहे थे, उन्होंने स्टेट किया कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड। जो एटम का मास होता है वो ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, मतलब कि वो ना ही बनेगा और ना ही कम होगा इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होगी तो ना ही उसका मास बनेगा और ना ही कम होगा, जितना था उतना ही रहेगा। जितना LHS साइड था उतना ही RHS साइड भी होगा। देखिए, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। अब हम लोग एक इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। H2 प्लस Cl2 दो हैं कंपाउंड, इनको जब कंबाइन किया गया तो HCl बना। अब हम लोग पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल में एक साइड LHS लिखेंगे, एक साइड RHS लिखेंगे। अब देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड है। एक H2 है, एक Cl, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब देखेंगे हाइड्रोजन में LHS साइड कितने एटम है। LHS साइड 2 एटम है। Cl क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के 2 हैं। अब RHS साइड देखेंगे, RHS साइड हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन के भी 1 आइटम है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, इसको हम लोग बैलेंस कैसे करें। अगर हम लोग HCl के आगे 2 लगा दें तो हमारे हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, Cl भी 2 हो जाएंगे। तो मतलब कि इधर भी 2 थे, इधर भी 2 और इधर भी 2 हो जाएंगे। तो मतलब कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती हैं। पहली जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरी जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग एक एक बारी बारी समझते हैं। पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए, दोज रिएक्शन in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। जब कभी दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड हो करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करें तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। देखिए, जैसे कि इसमें H2 है प्लस Cl2, दो को कंबाइंड किया गया तो हमारा HCl बना। तो ये दो क्या हैं, दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन, आप नाम से ही समझिए कॉम्बिनेशन मतलब कि किसी चीज़ का कंबाइंड होना वो होता है कॉम्बिनेशन। तो इसमें H2 प्लस Cl2 कंबाइंड होकर के HCl बना रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट्स एक होगा, डीकम्पोजिशन का पहले मतलब समझिए। डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना। जैसे कोई प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट्स है वो दो प्रोडक्ट में टूट जाए तो वो हमारा क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे CO3 जिसको हम लोग लीम स्टोन बोलते हैं, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये क्विक लीम और CO2 गैस रिलीज़ करेगा। देखिए, CaO प्लस CO2 गैस रिलीज़ कर रहा है। जब लीम स्टोन को हीट करेंगे तो क्विक लीम प्लस CO2 गैस रिलीज़ करेगा। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है।
बेसिकली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन, तीसरी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। जो थर्मल डीकम्पोजिशन होती है, जो कंपाउंड होता है जैसे CaCO3 लिमस्टोन को हीट किया गया, जब कभी कंपाउंड को हीट देंगे और वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो ये हमारा डीकम्पोजिशन थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। मतलब कि जब कभी हीट से टूटे तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट से टूट रहा है कोई तो वो हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन। और कोई लाइट से टूट रहा है तो वो हो जाएगा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। अब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन में H2 जब वाटर को हीट करेंगे तो वो H2 गैस और O2 गैस रिलीज करेगा। अब जैसे AgCl है, AgCl को लाइट देंगे तो Ag और प्लस Cl2 रिलीज करेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, मतलब कि हीट निकल रही हो, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। और इंडोथर्मिक क्या होंगी? इंडोथर्मिक जो रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट होंगी। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाए, वो हमारी इंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। एक्सो मतलब रिलीज, हीट को रिलीज करना, वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना, वो हमारी हो जाएंगी इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे C प्लस O2 को कंबाइन करेंगे तो CO2 प्लस हीट निकल रही है और CO2 कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अब इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस आ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब हटाना, मतलब कि ए तुम्हारा कोई फ्रेंड है, बी आप हैं, तो आप ए के पास गए, उसको धक्का दे करके भगा दिया, तो वो क्या हो गए? ये ए क्या हो गया? ए डिस्प्लेस हो गया, तो मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद हम लोग देखिए CuSO4 को जब Zn के साथ कंबाइन किया गया तो इसको क्या होगा? ZnSO4 प्लस Cu निकला। मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था वो अलग हो गया और ZnSO4 बन गया, Cu अलग हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन पहले समझते हैं। दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है और लूज हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, निकाल रहा है, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होगा? दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गेन करेगा और ऑक्सीजन को लूज करेगा, ऐसी रिएक्शन होंगी रिडक्शन। मतलब कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गेन करना, रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिड्यूस करना, ये चीज़ होंगी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गेन करना, रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव करना। अब देखिए CuO प्लस H2 को जब हीट करेंगे Cu प्लस H2O बनेगा। मतलब कि जो Cu है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो यही हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। Redox, when oxidation and reduction take place simultaneously easily in given reaction is called redox reaction। जहाँ पर ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन दोनों हो रहे हों, वो हमारी होगी रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन इज being added to H2 to form H2O। मतलब कि देखिए CuO प्लस H2 को जब हीट किया गया तो Cu प्लस H2O बना। मतलब कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन भी हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो रही है। तो यही हमारी होती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं कैरोजन क्या होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज ह्यूमिड एयर एसिड ईटीसी द मेटल इज सेड टू बी कैरोड। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल इज नोन एज कैरोजन। मतलब कि जो मेटल है जब कभी वो ह्यूमिड एयर और एसिड से अटैक हो जाए तो वो मेटल कैरोड हो जाएगा, मतलब कि उसमें जंग लग जाएगी। जैसे कि Fe है, Fe मतलब आयरन। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइंड हुआ तो वो मेटल क्या हो गया, रस्ट हो गया, मतलब कि कैरोड हो गया, वो बन गया हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं, रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, कैरोजन से कैसे बचा सकते हैं। देखिए रस्ट ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ पेंट ऑन आयरन। मतलब कि जब आयरन के ऊपर पेंट को अप्लाई कर देंगे, आयरन के ऊपर पेंट को अप्लाई कर देंगे तो वो कैरोड होने से बचा लेगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी देखिए द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ए फूड मटेरियल containing fat and oil change when they are left exposed in air for long time। जब कभी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाए फूड की, जब कभी हम लोग फूड को खुले में छोड़ देते हैं या बाहर रख देते हैं तो उसकी कुछ समय के बाद स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो यही हमारी होती है रेंसिडिटी। इससे हम लोग बचेंगे कैसे, देखिए इससे ऐसे बच सकते हैं कि बाय पैकिंग द फूड इन अ नाइट्रोजन गैस। देखिए जो फूड है उसको नाइट्रोजन गैस की पैकेट्स में अगर पैक किया जाए तो हम लोग का फूड जो है वो ख़राब जल्दी नहीं होगा। बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख दें तो हमारा फूड कैरोड होने से कुछ समय के लिए बच सकता है। अब हमारा टॉपिक होता है